से आ रही है। पेरिस पैरा ओलंपिक में आपको बता दें कि जयपुर की अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीता, तो कुल मिलाकर पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का डबल धमाके के साथ आगाज हुआ है। अवनी लेखरा ने गोल्ड पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ मोना अग्रवाल को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। अवनी लेखरा ने क्वालिफिकेशन में दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। पिछले एक साल से शानदार लय में चल रहे मोना अग्रवाल ने भी 5वें स्थान पर रहते हुए 8 निशानेबाजों के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर पेरिस पैरा ओलंपिक से आ रही है, जहां पर भारत का डबल धमाके के साथ आगाज हुआ है। अवनी लेखरा ने गोल्ड पर निशाना साधा। जयपुर की अवनी लेखरा है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक अच्छी खबर, वो खबर जिसे सुनकर तमाम जयपुर वासी फूले नहीं समा रहे हैं। गर्व की अनुभूति कराने वाली ये खबर आई है पेरिस पैरा ओलंपिक से, जहां पर गोल्ड मेडल जीता है जयपुर की रहने वाली अवनी लेखरा ने। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, और एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जयपुर की रहने वाली अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता पेरिस पैरा ओलंपिक में। और आपको यह भी बता दें कि पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का डबल धमाके के साथ आगाज हो गया है। अवनी लेखरा ने गोल्ड पर निशाना साधा तो मोना अग्रवाल को ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अवनी लेखरा क्वालिफिकेशन में दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। पिछले एक साल से शानदार लय में चल रही मोना अग्रवाल ने भी 5वें स्थान पर रहते हुए 8 निशानेबाजों के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो ये बोनस की खबर है। डबल धमाके के साथ भारत ने आगाज कर दिया है पेरिस पैरा ओलंपिक में। महिमा हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। महिमा, अवनी लेखरा जो कि जयपुर के रहने वाली हैं, गोल्ड मेडल के साथ आगाज पेरिस पैरा ओलंपिक का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है और ये पहला गोल्ड मेडल हमारे खाते में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, अवनी लेखरा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। बात की जाए तो राजस्थान के 9 खिलाड़ी इस बार पैरा ओलंपिक्स में खेलने जा रहे हैं। उनसे भी उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस बार राजस्थान के खाते में गोल्ड मेडल्स आएंगे। और अवनी लेखरा ने जैसे आज शुरुआत की है और जो पारी आज खेली है, तो उससे अब जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक खुशी का पल है और अवनी लेखरा के लिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट है। वो पहले भी गोल्ड मेडल अपने खाते में ला चुकी है और इस बार भी वो गोल्ड मेडल लेकर आई है। तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और खासतौर पर राजस्थान के लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस पर मंत्रियों ने भी जो है अपने अवनी लेखरा को विशेष दी है। जो राजेंद्र राठौड़ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं अवनी लेखरा को जो है दी गई है, बधाइयाँ। और अब राजस्थान के बाकी के 9 खिलाड़ी जो प्रदर्शन जो वहां पर खेलने जा रहे हैं, उनसे भी उम्मीदें लगाई जा रही है। तो उम्मीद है कि राजस्थान के खातों में इस बार पैरा ओलंपिक्स में परिवार में किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ कह रहे हैं परिवार के लोग? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब भारत का जो प्रतिनिधित्व वहां पर वो कर रही हैं तो उनके पेरेंट्स काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट है। और उनका कहना है कि हर ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। ये राजस्थान के लिए भी एक बहुत बड़ा और खुशी का पल है कि जब बेटियां नाम रोशन करती है तो हर कोई जो है खुशी में नजर आता है। और उनके पेरेंट्स और उनके घर, इनफैक्ट घर और पेरेंट्स की बात छोड़े, पूरा राजस्थान को अवनी पर गर्व है। और हर कोई बीइंग ए सिटीजन ऑफ राजस्थान ये कह रहा है कि अवनी लेखरा से हमें पूरी उम्मीदें थी और वो हमारी उम्मीदों पर कायम हुई है। और गोल्ड मेडल से पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है। कुल 84 खिलाड़ी जो है इस बार पैरा ओलंपिक में भारत देश से खेलने जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर भारत का जो आगाज है, जो खाता खुला है, वो गोल्ड मेडल के साथ खुला है। तो इससे ज्यादा हर्ष और खुशी की बात महिमा कुछ हो नहीं सकती। 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अवनी लेखरा ने खाता खोल दिया है। बिल्कुल महिमा, हमारे दर्शक भी उत्सुक हैं, जरा अवनी के बारे में और जानकारी दीजिए, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष के बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अवनी लेखरा की बात की जाए तो वो पिछले पैरा ओलंपिक्स में भी जो है मेडल जीत कर लेकर आई थी। तो इस बार भी उनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी और लगातार वो प्रैक्टिस सेशन पे भी थी। और हालांकि जो है उनके पेरेंट्स से भी हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस बार वो फुल प्रैक्टिस के साथ जा रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार वो
मेडल जरूर लेकर आएंगी। तो वो देखिए बतौर पेरेंट्स ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जब उनके साथ वो पूरे दिन रहा करती थी और उसमें प्रैक्टिस सेशन पे भी थी, तो उस दौरान भी उनसे उनकी बात हो रही थी। तो उनका यही कहना था कि अवनी की प्रिपरेशन 100 है और इस बार वो अपना निशाना नहीं चूकेंगी और जो है मेडल जरूर लेकर आएंगी। तो उन्होंने वो बात प्रूव की और वो आज जो है मेडल अपने नाम कर चुकी है और जल्द ही जो है राजस्थान जी। और बिल्कुल महिमा, देखिए अवनी ने फाइनल में 249.7 अंक बनाए हैं, जो कि पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड है। और ये जीत का आगाज जो था वो टोक्यो पैरा ओलंपिक से चल रहा है। आपको बता दें कि अवनी ने टोक्यो और पैरा ओलंपिक 2020 में भी इसी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था और एक बार फिर उन्होंने अपने टाइटल का बचाव कर लिया है। शुक्रिया महिमा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुरक्षा के पैमाने हैं, उनको लेकर आपने अब तक क्या किया है? बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर लेते हैं। रपट में बहे युवक का शव दूसरे दिन मिला। 24 घंटे बाद आखिरकार पानी से शव को बाहर निकाला गया। कल से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी, एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर थी। आबू रोड के डेरी गांव के रपट में आपको बता दें कि युवक बह गया था। आखिरकार 24 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव दूसरे दिन मिला है। बीजेपी और बीएपी में गठबंधन की अटकलों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इसे खारिज कर दिया है। मदन राठौर ने कहा है कि बीजेपी सक्षम है, हमें नहीं किसी से गठबंधन की जरूरत है। पार्टी उपचुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तो वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन पर भी कहा कि इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। राजेंद्र राठौर मेरे भाई हैं, उनका अपमान नहीं हुआ है। के लिए चुनाव लड़ने जा रही है, या जिस तरह के बयान आपके प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आए हैं, प्रदेश प्रभारी की ओर से आए हैं, क्या लगता है, क्या किसी के साथ में आप गठबंधन पर भी चर्चा कर रहे हैं? हमारे प्रदेश प्रभारी ने कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन करेंगे। हम सक्षम हैं, हमारी पार्टी मजबूत है, हमारी पार्टी एकजुट है और सभी वर्गों को साथ में लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चर्चा ये है कि राजकुमार रोत को एनडीए में शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि 84 की सीट आप उनके लिए खाली छोड़ रहे हैं और सलूम्बर की सीट पर आप उनसे सहयोग चाह रहे हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये एक पूर्णतया काल्पनिक सवाल है, ऐसा कतई संभव नहीं है। फिर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी को एक तरह से ऑफर के लहजे में इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा? ये ऑफर नहीं था, उन्होंने किसी प्रकार का ऑफर नहीं दिया। केवल विकास के लिए उन्होंने इतना कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि जनसेवक है और विकास करना चाहता है तो जो विकास में उसकी मदद कर सकता है उसके सामने उसको हाथ फैलाना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, उससे सहयोग लेना चाहिए, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि हम गठजोड़ करना चाहते हैं या हमारे साथ आ जाओ, कोई आमंत्रित नहीं किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को भी करीब लाने की कोशिश हो रही है और उनसे भी कहीं न कहीं कोई बात चल रही है। बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत दिखाना चाहती है। 6 जो विधानसभा की सीटें उपचुनाव में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो यहाँ पर जो है उसकी छवि और ज्यादा बेहतर होगी, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रुक जाएगी। तो किस तरह की कोशिश चल रही है अभी? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी और मैं एक ही दीवार में 5 साल तक रहे, बीच में एक ही दीवार थी। हम आपस में तो देखो, हम दुश्मन नहीं है, पड़ोसी रहे ना, 5 साल तक साथ साथ रहे। मैं बता रहा हूँ ना, B5 में सचिन पायलट जी रहते थे जालूपुरा में, B6 में मैं रहता था और B7 में हनुमान बेनीवाल जी रहते थे। तो हम तो साथ साथ रहे हैं, साथ में चाय पिए, दुश्मन थोड़ी है, प्रेम है, दोस्ती है हमारी। तो क्या जो सीटें हैं ये जिन पर अटकलें हैं, क्या इन पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? गठबंधन की कोई संभावना फिलहाल? अपने दम पर लड़ेंगे। राजेंद्र राठौड़ के लिए प्रदेश के प्रभारी ने जिस तरह का बयान दिया, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? राजेंद्र जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारे अभिन्न मित्र हैं, मेरे भाई जैसे हैं, मेरे बड़े भाई, मैं उनको मानता हूँ। कभी हम उनका अपमान करने की सपने में भी नहीं सोच सकते और वो भी कभी नहीं सोच सकते। हम दोनों राजेंद्र जी राठौड़ हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे
राजपूत समाज के कार्यक्रम में एक नेता ने कहा कि एरे गिरे नत्थु खेरों को राज्यसभा भिजवा दिया गया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जैसे कद्दावर नेता को पार्टी ने भुला दिया। आप क्या कहेंगे? तो उनके छोटे भाई को भेज दिया ना, मदन राठौड़ को राज्यसभा में। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धाया, न्यूज 18 जयपुर। वहीं बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मदन राठौड़ ने कहा कि सदस्यता अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। प्रदेश में सदस्यता अभियान संयोजक अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है। पिछली बार से ज्यादा इस बार सदस्य बनाए जाएंगे। राज्य सरकार के काम से जनता में उत्साह है, ये बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू करने की बात भी कही और कहा कि कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें हम सबको, हमारे प्रत्येक सदस्य को, जो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, उनको भी पुनः नवीनीकरण होना है, उनको भी फिर से सदस्य बनना है। ये अभियान हमारे देश भर में चल रहा है। जो 2 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी दोनों उसका श्री गणेश करेंगे, उसके बाद में हम सब यहाँ पर अपने राजस्थान में भी हम हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर के और सभी आम सदस्य तक हम पहुंचेंगे। स्वास्थ्य विभाग के तबादलों में अब सिफारिश नहीं चलेगी। चिकित्सा मंत्री के निर्देशन में विभाग ने एक ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद ना तो डेपुटेशन होगा और ना ही एक पद पर 2-2 कार्मिकों को लगाने की व्यवस्था रहेगी। पॉलिसी की खास बात यह है कि पिछड़े जिलों में काम करने वाले कार्मिकों के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस का भी प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों की तैयारियां, नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की भी तैयारी, एक पद पर एक व्यक्ति वाला फॉर्मूला होगा लागू। प्रदेश में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए, इसके लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की समस्या सुलझाने के लिए भर्तियों के साथ ही एक ट्रांसफर पॉलिसी लाई जा रही है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक अब विभाग में जो भी भर्तियां होगी, उन कर्मियों की पोस्टिंग सबसे पहले रिक्त पदों पर की जाएगी। इसके अलावा विभाग ने डेपुटेशन की व्यवस्था को भी खत्म करने का मन बना लिया है। एक पद पे 2 लोग बैठे हुए वो सब जाएंगे, ठीक है। वर्किंग अरेंजमेंट सब जाएंगे। मैंने मेरे 8 महीने के कार्यकाल में मैंने एक भी डेपुटेशन नहीं किया। डेपुटेशन इजीएस्ट वे होता है सिस्टम को पंचर करने का, इसलिए कि अब हमारे जब एक्सेस लोग जब निकल जाएंगे और ये ज़्यादा भर्ती आ जाएगी, तो मेरा सबसे भारी उद्देश्य है कि मेरे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब जगह मुझे ये भर्ती है और एक्सेस जो लोड है जो शहरों के अंदर है, इसको मुझे करके इसको दुरुस्त करना है। अब एक ही पद पर 2-2 कर्मियों को लगाए जाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए अभावग्रस्त जिलों में काम करने पर एक्स्ट्रा अलाउंस यानी कि अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार एक जगह पर 2 साल पूरे करने पर कार्मिक तबादले के लिए पात्र होंगे। हालांकि कर्मचारियों के इंटरचेंज करने पर भी विचार चल रहा है। पॉलिसी के अनुसार तबादलों की पूरी प्रक्रिया राज्य हेल्थ पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। पॉलिसी के अनुसार कर्मचारियों को सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाएगा। पॉलिसी में इस बात का ख्याल रखा गया कि पति पत्नी को एक ही जगह पर पोस्टिंग मिल सके। ऐसा न होने पर आसपास के जिलों में भी पोस्टिंग उन्हें दी जा सकती है। और जो लोग हमारा प्रपोजल है, अभी इसको क्लियरेंस नहीं मिली है। हमने कुछ स्टेट के मॉडल्स हमने चूज किए हैं, अच्छे मॉडल चूज किए हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2-3 स्टेट्स के और देख लो। हमने ये भी प्रस्ताव रखा कि जब बैकवर्ड एरिया में जाएंगे तो उनको कुछ स्टाइपेंड, कुछ उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए, जिससे उनको उनके लिए वर्थवाइल हो।
प्रदेश के पिछड़े जिलों में रिक्त पदों को भरने सबसे बड़ी समस्या है। नई पॉलिसी का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिया जा चुका है और अब सीएम की हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में पॉलिसी को लागू किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। दौसा के सिकराई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का पुतला फूंका है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राधा मोहन दास अग्रवाल से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जब भी बीजेपी प्रदेश प्रभारी दौसा आएंगे उनका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करेंगे। दरअसल बीते दिन राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को लेकर एक बयान दिया था, उसी का कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के अंदर अतिथि देवो भव की परंपरा है। बीजेपी के राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने जिस तरीके की टिप्पणी हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के खिलाफ जो वक्तव्य दिए हैं, एक भड़काऊ भाषणों को गालियां दी हैं, हम उसका पुरजोर से विरोध करते हैं। देखिए, मेवात इलाके के पहाड़ी और साथ ही गोपालगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मेवात इलाके में अवैध रूप से संचालित 20 से ज्यादा क्लिनिक्स को नोटिस थमाए गए हैं और उनसे क्लिनिक चलाने के संबंध में कागजात मांगे गए हैं। नोटिस के बाद इलाके में हड़कंप देखने को मिला। कई क्लिनिक संचालक तो अपने अपने क्लिनिक्स को बंद करके फरार हो गए। सबसे ज्यादा गोपालगढ़ इलाके में कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि झोलाछाप डॉक्टर्स मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें एस्टेरॉइड्स जैसी दवाइयां तक दी जा रही हैं। जो पात्रता होनी चाहिए कर्मचारियों के पास में, वो पात्रता किसी के पास भी अवेलेबल नहीं थी। दूसरा, अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट बनवा भी रखा है तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट है, उसको वो दिखाना पसंद नहीं कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को। और दूसरा की रिपोर्ट में तो उनकी गड़बड़ आ रही है बहुत ज़्यादा, जैसे कि हर एक किसी को स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और बायोमेडिकल वेस्ट ना वो प्रॉपर है ही नहीं किसी का, जिसको जहाँ आ रहा है वो कचरा फेंक रहा है, जिसको मन पे आ रही है वो सारी चीज़ें, मतलब ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ें जो हमने नोटिस की है, और फिर जब जाते हैं हम तो फिर यही वाली बात बोलते हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई कोई नहीं करता, हमको तो ऐसे नोटिस आते जाते रहते हैं। मतलब इस चीज़ का भी हवाला देते हैं। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु राजकीय कॉलेज की दीवार को नगर परिषद ने गुरुवार को तोड़ दिया था, जिसके बाद छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने आज कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दीवार तोड़ने की कार्रवाई संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देश पर हुई। छात्रों ने इसका विरोध किया और दोबारा दीवार को बनाने की मांग की। छात्रों ने कहा कि दीवार फिर से नहीं बनाई गई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। इस आंदोलन का कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ साथ छात्र संगठनों ने भी समर्थन किया है। कल संभागीय आयुक्त नीरज के पवन द्वारा जो कॉलेज की जो बाउंड्री है उसको बिना नोटिस दिए, बिना जानकारी में डाले उन्होंने आय एवं गुंडागर्दी के तरीके से उन्होंने उस बाउंड्री को तोड़कर 25 फीट जमीन का अतिक्रमण किया, जिसका हम पूरी तौर से विरोध कर रहे हैं। सभी छात्र संगठन मिलकर एक साथ यहाँ पर छात्र शक्ति के साथ में धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये यथावत बाउंड्री नहीं बनाई जाती। नीरज के पवन द्वारा कल महाविद्यालय की बाउंड्री जो उनके तानाशाह द्वारा तोड़ी गई है, इसी प्रकार नीरज के पवन द्वारा पहले भी महाविद्यालय की बाउंड्री तोड़ दी गई थी और ना इन्होंने ना प्रशासन को, ना ही महाविद्यालय के प्रिंसिपल को ना नोटिस दिया, कुछ नहीं दिया, और बिना जानकारी में उन्होंने अपने उस तानाशाही की वजह से उन्होंने पूरी दीवार को अतिक्रमण करा और उनका कहीं ना कहीं भूमाफियों से संपर्क है। किसी न किसी का ये खुद का निजी स्वार्थ देखते हुए मतलब कॉलेज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। डूंगरपुर शहर के गांधी आश्रम के पास बने पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स की हालत जर्जर है, जिसके चलते विभाग ने सभी को नकारा और असुरक्षित घोषित कर रखा है। इधर शहर में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच शुक्रवार सुबह अचानक क्वार्टर नंबर 174 धराशायी हो गया। क्वार्टर गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई परिवार यहां रह नहीं रहा था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि क्वार्टर के पास खड़ी 2 बाइक मलबे के नीचे जरूर दब गई। सूचना पर पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन हरीश रोड टीम के साथ पहुंचे और बिजली विभाग की टीम बुलाकर सप्लाई लाइन को बंद करवाया गया। इसके बाद मलबा हटाने का काम भी शुरू किया गया।
पास में बने क्वार्टर्स को भी विभाग ने अब कंडम घोषित किया हुआ है, लेकिन हादसे के बाद उनमें रहने वाले परिवारों को क्वार्टर्स खाली करने के अब नोटिस थमाए गए हैं। ये हमारे घर के सामने है और इसका जर्जर अवस्था में था। इसके अंदर रह भी रहे थे लोग और कोई बोर्ड नहीं लगा था, रहने लायक बिल्डिंग नहीं, ऐसा कुछ था भी नहीं। और हमारी 2 बाइक, एक हमारे मजदूर की और एक हमारी, दोनों बाइक इसके तले दब गई है। राजसमंद में जन्माष्टमी के 4 दिन बाद गाय और बछड़े की पूजा का पर्व वत्स द्वादशी मनाया जाता है। इसे बच बारस भी कहा जाता है। मां और बेटे के वात्सल्य के इस पर्व पर महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा की, अपने पुत्र के लिए सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर महिलाओं ने पीले वस्त्र पहने हुए थे, पूजा अर्चना की गई। बाद में महिलाओं ने अपने पुत्रों को शगुन के तौर पर तिलक लगाकर नारियल भी भेंट किया। फिर महिलाओं ने वच बारस की कहानी सुनी, साथ ही गाय बछड़े की पूजा के दौरान अच्छी बारिश की कामना भी की गई। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि महिलाएं भोजन में गेहूं और जौ का इस्तेमाल नहीं करती हैं, साथ ही चाकू से काटकर फल या सब्जी भी नहीं बनाती हैं। भोजन में भुने हुए चने, मूंग और मक्के की रोटी का इस्तेमाल होता है। आज के दिन महिलाएं गाय के दूध और दूध से बनी किसी भी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसलिए की जाती है कि कृष्ण भगवान गाय को ज्यादा मानते थे और बच्चों को ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए गाय की पूजा की जाती है। और गाय की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और पूरे विश्व का कल्याण होता है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेडीए में हंगामा हो गया। जेडीए जोन 10 में पट्टे नहीं देने पर हंगामा किया गया। बगराना कच्ची बस्ती के लोग हंगामा कर रहे हैं। जेडीए में हंगामे के बाद दहशत का माहौल है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर देखिए जेडीए जोन 10 में पट्टे नहीं देने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। बगराना कच्ची बस्ती के लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं और हंगामे के बाद दहशत का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। बड़ी खबर जयपुर से है, जेडीए से जुड़ी बड़ी खबर है। जेडीए जोन 10 में इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। पट्टे नहीं देने पर यह हंगामे की शुरुआत हुई। यहां पर देखिए महिलाएं भी बेहोश हो गई जब वो नारेबाजी कर रही थी। और इन सब के बीच में चूंकि जाहिर तौर पर गर्मी भी है और दूसरी जो महिलाएं हैं उसे जगाने की कोशिश कर रही, पानी देकर बातचीत कर लेते। रोशन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, अभी क्या हालात है, अपडेट दीजिए। देखिए, ये बगराना जो कच्ची बस्ती का जो इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं, ये इनके जो मकान हैं वो हटा दिए गए थे। उसके बाद में ये लोग मुआवजे को लेकर यहाँ पर जेडीए पहुंचे थे। जोन 10 से जुड़ा हुआ ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों को पट्टा नहीं दिया गया। उसके बाद में इन लोगों का यहाँ पर जो हंगामा है वो यहाँ पर जारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो महिला है वो बेसुध हालात में यहाँ पर नजर आ रही है। जेडीए के खिलाफ इन लोगों का आरोप है। क्या आप लोगों का आरोप है? एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हंगामे की दिखा रहे हैं और यहां पर चूंकि देखिए नारेबाजी करते हुए एक महिला गश्त खाकर नीचे भी गिर गई, उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये कच्ची बस्ती के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनको मुआवजा दिया जाए और पट्टे नहीं देने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस खबर के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी